A very good morning to all of you. चिल्ड्रन, मेरा नाम है लव कपूर और मैं पेविंग पाथ एकेडमी से हूँ और मैं आपको आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे ढंग से समझा जाए दिस इज़ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट, लेकिन अगर इसे ढंग से ना समझा जाए दिस इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट। और हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा ईआर जो आती हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आते हैं। हमें नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं जाना, हमें पॉजिटिव चीज़ के लिए जाना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर एंड वंस दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड all your doubts will be cleared. This is my assurance. On the eve of 1947, when India got independence, on 15th of August 1947, India got independence, and that was the day when India got the freedom from the British rule. The British Empire that ruled India for over 200 years left the country, and when they leave the country was in the hands of Indians, and the problems were also in the hands of Indians. And we tried to solve that. And on that notion, this chapter is being framed. These are written on the blackboard: agriculture, industries, demography, infrastructure, railways, and trade. All these things were problematic at that time. हम कह सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में थीं, और इंडियंस ने कैसे उन्हें सॉल्व किया, क्यों वो प्रॉब्लम में थी, उनका सॉल्यूशन क्या किया गया, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज स्टैग्नेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुका हुआ, खड़ा हुआ। इंडियन एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि इंडियन फार्मर्स वर इन द शैकल ऑफ पॉवर्टी एंड दे वर नॉट एबल टू ब्रेक दैट। इसके रीजंस क्या थे? सबसे पहले कैश क्रॉप्स को उगाना। दे डिड नॉट लेट द इंडियंस टू चूज द क्रॉप्स दे वांट टू ग्रो। On the other hand, they were forced to grow jute, they were forced to grow indigo, and they were forced to grow tobacco and other products like opium, which was not beneficial for Indians. Eventually, they gave huge money to the British rule. This was the reason. Second reason was Indian farmers were not having technology. वो मॉनसून पे डिपेंडेंट थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, और प्लस इंडिया से रॉ मटेरियल जिस कीमत पे ख़रीदा जाता था वो कीमत भी कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिशर्स। तो ऑब्वियसली बेटा इंडियंस को तो कुछ नहीं मिलता था और ब्रिटिशर्स सारी की सारी मलाई खा जाते थे, जिस कारण से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं डिस्कस इंडस्ट्रीज़ को लेकर। जो इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी। पहले प्रॉब्लम क्या था? हमारे पास बेसिक इंडस्ट्री नहीं थी। बेसिक इंडस्ट्री मतलब आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री, हमारे पास वो इंडस्ट्री अवेलेबल ही नहीं थी। अगर वो इंडस्ट्री हमारे पास होती तो ऑनेस्टली बेटा मैं कह सकता हूँ कि हमारी इंडिया का जीडीपी बहुत ज़्यादा होता, जो उस टाइम काफ़ी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकता था। सेकेंड रीज़न वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। येस, यू हर्ड मी राइट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। Sorry. The Britishers were responsible for deindustrializing the Indian handicraft industry, and they succeeded in that. Their intention was to make India, we can say, paralyzed in terms of handicraft industry, and they succeeded in it. उन्होंने इंडिया को बिल्कुल विकलांग बना दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेके। The third problem is infrastructure. We live in a modern town. We have seen the infrastructure: metro, railways, airports, roads, bridges. These things are infrastructure. But when India got independence in 1947, these things were not available. These infrastructure or these things were not available. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो ऑनेस्टली बेटा हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके ज़्यादा पैसा कमा पाते, ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर पाते, ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता था, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी इस्तेमाल, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं डेमोग्राफी की। वी नो व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मेनली मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का मोटा मोटा मतलब होता है
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था, हमारा बर्थ रेट बहुत हाई था, डेथ रेट बहुत हाई था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था, 288 पर 1000। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज 288 पर 1000। हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही कम थी, इट वॉज 33। अभी 67 है 2011 के अंदर, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट वॉज ओनली 32 और 34। सो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम थी इंडिया में। इंडिया के अंदर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, वुमेन लिटरेसी रेट वॉज ओनली 7%, मेल लिटरेसी रेट वॉज 28%, और हायर एजुकेशन का तो बेटा नाम था ही नहीं, इट वॉज नॉट इन द बुक्स। इसके बाद बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड। ट्रेड वॉज ऑल्सो कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया वॉज, यू कैन से, अ चीफ एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। हमारी कंट्री से स्पाइसेस, हमारी कंट्री से बहुत सारी चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी, पर जो कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स टैरिफ यूज़ करते थे। अगर इंडियंस एक्सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे बहुत कम टैक्स लगता था। तो ट्रेड में भी हमारा फ़ायदा नहीं था। वी वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स। वी वर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द abroad. This was the state of trade. And after the trade, Indian economy was transformed by few industrialists. We will discuss them in the next chapter, like Purushottam Das, Jagat Seth, VKRV Tata, VKRV Rao, JRD Tata. All these industrialists played a vital role in the Indian industries that we will be discussing in the next chapter. Now the last topic for today's class is the positive contribution of the British rule. The positive contribution of British rule. Britishers made each and everything just for their benefit. लेकिन हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. It is just like two faces of a coin, which we cannot replace. You cannot remove heads from a coin, you cannot remove tails from a coin. Britishers ने अपने फायदे के लिए चीज़ों को बनाया, but somehow that was also beneficial for Indians. Those things are, first is railway. Railway they made for their own army, लेकिन इंडियंस ने भी उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया और अपने आप को ट्रेड वगैरह में निकाल लिया. सेकेंड, फॉर्मल इकोनॉमी बनाना. इंडिया वॉज नॉट अ फॉर्मल इकोनॉमी, इट वॉज अ बार्टर इकोनॉमी, बट द ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन एपिडेमिक्स एंड फ्लड्स एंड फेमाइन. इंडिया में फ्लड्स, एपिडेमिक, फेमाइन बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको समहाउ मैनेज करा अपने फायदे के लिए, लेकिन फायदा तो इंडिया का हुआ ही. ग्रोथ ऑफ, यू कैन से, इंफ्रास्ट्रक्चर. पोर्ट्स बनाए, उन्होंने पोर्ट्स बनाए अपने सामान को भेजने के लिए, लेकिन बेटा बाद में उन पोर्ट्स का इंडियन के इंडस्ट्रीज ने भी बहुत इस्तेमाल किया. लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम, आज भी ब्रिटिशर्स वाला ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है. आज भी वही पार्लियामेंट है जिसमें हम बैठते हैं, जो उन्होंने बनाई थी. तो ये भी एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का. सो चिल्ड्रन, आज का लेक्चर इतना ही था. आई होप आपको समझ में आया होगा. आगे चैप्टर्स को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और देखते रहिएगा. बाय, गुड डे.